जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। उन सब को अपने बगल में लेकर के खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ली। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है लड़कियां के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच का और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो और वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कोई एंटर ना करे। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और जिस तरह से दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हिंदुओं के ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे, फाइनली यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर बोल पड़ा है। और इसके साथ साथ अगर हम बांग्लादेश के कैपिटल की बात करें, ढाका में इस वक्त जो है बहुत ज्यादा जो है हिंदू कम्युनिटी वहां पर मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रही हैं और प्ले कार्ड्स भी उन्होंने कुछ मीडिया के सामने रखे हैं कि हिंदूज हैव राइट टू लिव, जो कि एक बड़ी जेन्युइन सी बात है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ उसका लेना देना हिंदू कम्युनिटी से नहीं था। लेकिन 300 से ज्यादा जो है इस वक्त हिंदुओं को टारगेट किया जा चुका है, उनके घर जलाए जा चुके हैं, उनके टेम्पल को डिमोलिश किया गया है। और मोहम्मद यूनुस माइक्रो क्रेडिट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, 2006 में नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इसके वो चीफ एडवाइजर, प्रधानमंत्री नहीं है वो, चीफ एडवाइजर, लेकिन पावर सारे वही हैं जो एक नॉर्मल प्रधानमंत्री के होते हैं। आप ये कह सकते हैं, दो ही चीफ एडवाइजर, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, डेजिग्नेशन चीफ एडवाइजर। अच्छा, इनकी कुछ शिकायतें हैं दोस्तों भारत से, इनकी शिकायतें हैं, लेकिन भारत के साथ इनका मेल मिलाप भी रहा है पास्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि यार भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए बांग्लादेश के, क्योंकि भारत बड़ा भाई है। अब ये देखो ना, ये जो चूरन है बड़े भाई का, ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बांग्लादेशी माइंडसेट क्या है। राइट, बड़े भाई का होने का मतलब होता क्या है? जियोपॉलिटिक्स में बड़ा भाई कौन होता है?
क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? और ये लोग आखिर भारत से चाहते क्या है? अब दोस्तों, ये सब समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के हर छोटे से लेकर बड़े इवेंट से आप और हम जैसे कॉमन लोगों पर इफेक्ट तो आता है, चाहे रिसेशन हो या एम्प्लॉयमेंट। और ये चीजें सबको इफेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ इंडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है खुद को मार्केट के साथ अपस्किल करने में। और दोस्तों, यही रीजन है कि हम ना तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी जॉब्स ले पा रहे हैं। ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के पार्टनर के साथ एशिया की बिगेस्ट ऑनलाइन AI मास्टर क्लास लॉन्च करवाई है, जो 7 PM को होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे यूजुअली ये मास्टर क्लास पेड होती है, बट मेरी सारी ऑडियंस के लिए ये कंप्लीटली फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने बोला, मिल जाएगा। इस मास्टर क्लास से यूनिक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, सैलरी हाइक, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे एक्सेल में सॉर्ट करें, पर्सनल ब्रांडिंग एंड इवन बिजनेस स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर आपको नहीं आएंगी तो इजीली आपका करियर 5 से लेकर 8 इयर्स। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहां पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। और बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहां पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं, और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं। सन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश आज गुलाम हो गया। जहां शेख हसीना को भारत में आकर जान बचानी पड़ी, वहीं 67 देशों में से शेख हसीना को किसी ने भी पनाह देने से इनकार कर दिया। कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है, जिसे वो कहते हैं ना तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो के हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये जिसे वो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो तो बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। कुछ 4000, आपको पता है तकरीबन 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके ऊपर इनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि बांग्लादेश से लोग जो है वो इंडिया ना जाएं। और अब जो है वो ये नारे लग रहे हैं कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहां पे अपने जो 8% हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, या कि
बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है। अगर वहां पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ा ही कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहां पे इंडिया के अंदर तो ऐसे तो मुमकिन नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज एंड वेल्थ एंड बिजनेसेस, वहां से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब ये थोड़ी हो सकता है ये लाखों लोग वहां से निकले और इंडिया बस जाए, और इंडिया में कौन उनको पनाह देगा, कौन उनको घर देगा, कौन वो कैसे सेटल होंगे। उधर वो पता नहीं कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे उनको बुरी जिंदगी गुजारनी पड़ जाए, उनको पता तो नहीं होता कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे। इंटरनेशनल मीडिया पे आएंगी, उनको ज़्यादा हवा दी जाएगी, उनके ऊपर ज़्यादा डिबेट की जाएगी और सच को छुपाया जाएगा, तो लोगों के दरमियान इस तरह से नफरत पैदा होगी कि फिर वो एक हिंदू मुस्लिम फसाद भी जन्म ले सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो अगर वाकई में कुछ चीज़ें हो रही हैं और कुछ को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद तो जन्म ले चुके हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स की आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है, तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं जिस तरह से मुसलमानों को प्रोवाइड की जाती हैं। जो मोदी की गवर्नमेंट है उनका हमेशा से RSS के लिंक के साथ एक प्रॉपर जो है वो हिंदुओं के फेवर में जो है वो सारा का सारा स्टैंड चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को वाकई जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की अब ड्यूटी ये बनती है कि वो मुकम्मल तौर पे जो है ना इस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और इस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक प्रॉपर कैंपेन रन करें बाकी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम वर्ल्ड के मीडिया के साथ मिलके कि इस्लामोफोबिया तो ऑलरेडी आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना फैला हुआ है, मुसलमानों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सो कोल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगा दिए गए कि जितने आतंकी हैं, जितने दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से ही निकलते हैं, इस्लामी ममालिक से ही निकलते हैं। इसी की सबसे बड़ी मिसाल भी यूके के अंदर जो हो रहा है कि एक ब्लैक बच्चे के इशू को बेस बना के पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो इंग्लैंड के अंदर रहने वाली थी, वो वाली कम्युनिटी जिनका इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं बनता, जिनको ना उर्दू बोलनी आती है, जिनको ना अरबी बोलनी आती है, जिनको ना फ़ारसी बोलनी आती है, ना जिनके पेरेंट्स भी जो हैं उनकी पैदाइश इंग्लैंड के अंदर हुई हैं। बस क्या है कि उनके जो बाप दादा हैं वो पीछे से किसी अरेबिक, गल्फ़ या साउथ एशियन नेशन से लिंक करते हैं और वो मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा जो है ना वो रन कर दिया गया पूरे के पूरे यूके के अंदर, उनको एक आग में झोंक दिया गया। तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। और रही बात इसराइल के जो है वो उसको स्टांस को सपोर्ट करने की नरेंद्र मोदी की, तो जाहिर सी बात है वो दोनों एलाइज हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। मुस्लिम अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के हक में वो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। इसराइल डायरेक्टली जो है मुसलमान, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी क्रिटिसिज्म किया इंडिया के ऊपर कि भाई जब हसीना वाजिद वहां से चली गई तो इंडियन मीडिया वाज जो जिसे कह रहे हैं ना शेख हसीना वाजिद के हक में बोल रहा था और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ बोल रहा था। ये भी लोगों ने बहुत ज्यादा महसूस किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये इसमें
हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशंस को भी द नेशनल इंटरेस्ट उनको, क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो थी उनको सपोर्ट कर रही थी और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी और इंडिया के साथ। यही वजह है कि वो आई, क्योंकि शुरू में देखिए बात पता चली थी कि शायद शेख हसीना वाजिद लंदन चली जाए, लेकिन हमने देखा कि वो लंदन भी नहीं गई और लंदन शायद या जाने नहीं दिया गया। अगर उनका अमेरिका का दौरा जो है वीजा कैंसिल कर दिया गया, और अगर आपको याद हो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की फोन पे बात हुई इंडिया प्राइम मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी से डॉक्टर जयशंकर से, उसमें उन्होंने बताया कि डिस्कशन की, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी might have refused to have हसीना वाजिद। अमेरिका ने सिग्नल दे दिया कि हमने वीजा कैंसिल कर दिया, तो बरतानिया ने कहा हमने इनको क्यों रखना है। तो मेरा ख्याल है शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में ही रहेंगी, वो वहां से जा नहीं सकेंगी कहीं और एंड दैट इज इंडियाज जॉब आई थिंक टू प्रोटेक्ट हर। ये उनका जॉब है, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करते तो इंडिया का वो जो एक गुडविल थी बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्लास के अंदर, अवामी लीग के अंदर, वो खराब हो जाएगी। और अगर वो उसको रखते हैं तो वो जो नेक्स्ट हुकूमत है उसके अंदर उनकी गुडविल खराब होगी। सो दोनों जगह पे इंडिया के लिए मसले हैं। सो इट्स नॉट एन इजी, सो दैट इज व्हाई आई बिलीव फॉर इंडिया इट इज गेटिंग एवरी अदर डे। इंडिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है, ये कोई आसान काम नहीं है। देखें, इट्स नॉट एन, ये तो 1968 1969 से हो रहा है भाई, और लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये हो रहा है, होगा नहीं, ये हो रहा है। आधा बांग्लादेश तो भारत में बैठा है, और जो भारत में बैठा है उसका 20-25% तो नोएडा में बैठा है। मालदा मालदा मालदा, सब कहते हैं हम मालदा के हैं। सपोर्टिंग बांग्लादेश टू रिमेन एन आइडियल डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में है। अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल फेलियर होता है, दैट शुड वरी द नेबर्स फॉर देयर ओन पीस। ये धमकी है। देखो, ये माइंडसेट है जिहादी इसका, मोहम्मद यूनुस का, कि अगर बांग्लादेश फेल होता है तो आपके लिए हेडेक। हमारे लिए क्यों हेडेक है? हमारे लिए क्यों हेडेक है भाई? मतलब तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है। अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है। भारत के लिए सरदर्द। कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे, शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी, 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री। ये फर्क है। हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू। मुझे यही बात समझ में नहीं आई। ये उल्टा हमें धमकी दे रहा है। ये बता रहा है साहब कि देखो, अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल होगी। सो व्हाट डू यू वांट इंडिया टू टेल बांग्लादेश? अब ये पूछ रहा है उससे सवाल कि भाई आप क्या चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को बोले? आप कह रहे हैं ना भारत नहीं बोलता। भारत बांग्लादेश को एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भारत को अपलॉड करना चाहिए, यानी तारीफें करनी चाहिए, तालियां पीटनी चाहिए कि बांग्लादेश ने बहुत तीर मार दिया है, एंड टू डू अदरवाइज फॉर डिविएटिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट। तुम्हारा इलेक्शन तुम जानो यार। मतलब ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं यार। ये पैसा वैसा आदमी चाह रहा है तो सीधा बोलो भाई। अगर तुम पैसा चाह रहे हो तो बोलो। ये क्या कह रहा है कि अगर फिर इससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं भारत आपसे बोले यार, तो कहता मैं ये चाहता हूं भारत हमसे बोले कि अगर हमारा इलेक्शन बढ़िया हो तो भारत ताली पीटे, अपलॉड करे, तारीफें करे, और अगर हमारा इलेक्शन खराब हो तो हमें बताए कि तुम्हारा इलेक्शन खराब। ओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है तुम्हारा इलेक्शन। तुम्हारा इलेक्शन है, यू मैनेज यार। इट इज योर इलेक्शन, यू मैनेज। व्हाई आर यू क्राइंग टू अस इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट? जब इंडिया करेगा देन यू विल से इंडिया इज इंटरफियरिंग इनटू बांग्लादेश's अफेयर्स। तुम्हें वो भी खुश। इफ इंडिया पासेस अ कमेंट दैट बांग्लादेश's इलेक्शन, जहां पाकिस्तान का बलोच सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ, और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो, और वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कोई एंटर ना करे, बिल्कुल भी एंटर ना करे, बल्कि आर्मी का एक अलग जो मिलिट्री कूप होता है वो तैनात किया जाए कि ये भाई ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, और बांग्लादेश में ये बांग्लादेश है और ये हिंद देश है, और वहां पर मिलिट्री की पूरी फौज खड़ी रहे कि यहाँ का एक भी मुसलमान हिंद देश में नहीं जाएगा।
और पाकिस्तान का एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। अब हिंदुओं को आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। अब ऐसे ऐसे जिहादी मुसलमान इस्लामिक देश में जो हिंदू रहते हैं उनको अपने हक के लिए अपने आवाज को ऊंची करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा को दिखाना पड़ेगा और श्री राम जी को याद करना पड़ेगा और श्री कृष्ण जी को याद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण वो है जो बांसुरी वाले, हम उनको याद करते हैं कि बांसुरी वाले हैं, लेकिन जब उनको भी उठाना पड़ा था भाला तो उन्होंने भी उठाया। भगवान राम जो तपस्या के लिए चले गए, वनवास पे चले गए 14 वर्ष के लिए, लेकिन जब रावण को मारना था तो मारा था भगवान राम ने। तो अब वो वक्त आया है कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय से जो सीखा है, जो समझा है, जो शक्ति लिया है, वो सब अब बांग्लादेश के हिंदुओं को भी दिखाना पड़ेगा और पाकिस्तान के हिंदुओं को भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा शायला मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा होमवर्क रेडी है। हम इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में यही बात करेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान बनाइए और बांग्लादेश में हिंद देश बनाइए। हमने एक छोटा सा ग्राफ भी बनाया है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि इस तरीके से यूएन को अब फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो तो सामने है, बिल्कुल सामने है। आज हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज को हमने इतनी फैसिलिटी दी है, फिर भी अरशद मदनी जो है वो गजवाए हिंद का नारा लगा देता है और अरेस्ट भी नहीं होता है। समाजवादी पार्टी का यूनुस 12 हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में लड़ते मरते आप लोग आपस में हैं, मारते किसको है? हिंदुओं को। 1% है। शोएब लेट मी कंप्लीट। जिस देश में हिंदू 1% है और उस 1% को आपने कई शो किया है कि अपने पेट भर के खाने की आमदनी भी उनके पास नहीं है, वो आपकी सरकार से कहां से नजरें मिला सकते हैं? वो कहां से हिम्मत ला सकते हैं? नादिया जी, इसमें एक चीज ये जो पाकिस्तान में देखने को मिलती है कि लाइक अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा जैसे 9 मई का वाकया हुआ या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के साथ किसी भी तंजीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आमना सामना होता है, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे या तो मुसलमान या पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज तो खराब होता है, लेकिन इमेज ऐसा जाता है कि शायद मिनॉरिटीज को प्रॉपर अटैक किया जा रहा है। जबकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखें जहां पे मिनॉरिटीज के लिए कुछ गलत होता है मैं हमेशा जाता हूं, आवाज भी उठाता हूं। चाहे वो जड़ावाला का इशू हो, मैं खुद वहां पे गया, जितना पॉसिबल हुआ आवाज उठाई और जितना पॉसिबल हुआ हेल्प की। चाहे वो सिंध में कराची में डिमोलिश मंदिर हो। दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इसी दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुए। कई हिंदू को जमकर पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया और सामान लूट लिया गया। इस तरह हिंदुओं के साथ बुरे अत्याचार बांग्लादेश में हुए। इसी दौरान हिंदुओं के मंदिर को भी तोड़ा गया और हिंदुओं के साथ बुरी बर्बरता बांग्लादेशी ने की है। इन सब के बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह सभी का हिंदू धर्म है, सभी इकट्ठा होने से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है और बांग्लादेशी हिंदू सब इकट्ठा होकर रोडों पर उतर गए। इस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रतिदिन हिंसा बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा, यह देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, ज़रूरत पड़ी तो फिर खून देंगे। बांग्लादेशी हिंदू सब इकट्ठा होकर एकता साहस को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बोल रहे हैं, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मूक दर्शन बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कन्नू कुमार
के हवाले से बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग रखी है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सख्त कानून बनाने और उसे लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सदस्य में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की है। हिंदुओं, बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध, ईसाई परिषद ने शुक्रवार को बताया है कि शेख हसीना के सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश के 64 जिलों में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की गई 205 घटनाएं हुई। इस संगठन ने बांग्लादेश के अंतिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस को एक खुला पत्र लिखा जिसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के बारे में गहरी चिंता जताई गई है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई। बांग्लादेश अल्पसंख्यकों समुदाय को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह नस्ली आधार पर किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उपवक्ता फरहान हक ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को नियंत्रण किया जाए और देश विदेशों से सभी चाह रहे हैं कि यह हिंसा को ख़त्म किया जाए और बांग्लादेश एक सेफ कंट्री बन जाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।